गुजरात में फिर चल पाएगा मोदी का जादू? हमारा मुद्दा आज का में यही सवाल है। छठी बार सत्ता पर काबिज हो बीजेपी, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर पसीना बहा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार गुजरात में पीएम मोदी 50 से 70 रैली कर सकते हैं। हम पीएम मोदी और गुजरात मिशन पर विस्तार से बात करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद लौटेंगे, तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ कराया जाएगा। अंदाज वही है, तेवर वही है, लेकिन चुनौती नई है। गुजरात के गढ़ में किले को बचाना है, 22 साल की विरासत को महफूज रखना है और एक बार फिर सबकी नजरें टिकी है नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी नई ऊर्जा से जुट चुके हैं पार्टी के मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में। इस साल अब तक 10 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी और बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले गुजरात में पीएम मोदी का तूफानी कार्यक्रम तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पीएम मोदी 50 से 70 रैली कर सकते हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य गुजरात में मोदी की रैली हो सकती है। 10 नवंबर से मोदी प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। गुजरात में बीजेपी के लिए इस बार चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पिछले 15 सालों में पहली बार बीजेपी मोदी के बगैर चुनाव के मैदान में उतरी है। बीजेपी के सामने छठी बार गुजरात में जीत हासिल करने की चुनौती है, लिहाजा बीजेपी के रणनीतिकार कोई भी चूक नहीं करना चाहते। राज्य में 182 सीटों में से बीजेपी ने खुद के लिए 150 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। पहले खबर थी कि पीएम मोदी गुजरात में 15 से 18 चुनावी रैलियां कर सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से 50 से ज्यादा रैलियां और रोड शो की गुजारिश की जा रही है। गुजरात चुनाव की सारी रणनीति खुद अमित शाह तैयार कर रहे हैं। अमित शाह ने पिछले कई दिनों से गुजरात में डेरा डाला हुआ है। चुनाव के ऐलान होने से पहले ही मोदी 40 दिनों के भीतर 5 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। वो रोड शो के जरिए भी अपना दम दिखा चुके हैं और हर मुद्दे पर विरोधियों को जवाब भी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था और पीएम ने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया था। जीएसटी से देश को एक नया बिजनेस कल्चर मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा कंज्यूमर्स को ही होने वाला है। 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2017 के बीच केंद्र और राज्य सरकार ने एक के बाद एक दर्जन भर घोषणाएं की है। इसमें अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन लाइन, सरदार सरोवर नर्मदा बांध, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ओखा बेट द्वारका पुल, रोरो फेरी सर्विस शामिल है। जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी को भी गुजरात दौरे के दौरान अच्छा रिस्पांस मिला है, लिहाजा नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गुजरात में पूरी ताकत झोंकने वाली है। जहां बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी राहुल की रैलियों के सहारे ही गुजरात फतह का सपना देख रही है। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो एक के बाद एक लगातार गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होंगी 50 से ज्यादा। क्या कुछ इसका मतलब है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मुद्दा आज का में 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े साहब, हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं जफर इस्लाम साहब आपसे। पहला सवाल जफर इस्लाम साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ये कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में 15 या 17 चुनावी रैली नहीं 50 से 70 चुनावी रैली करेंगे। क्या कुछ इसका मतलब आपके हिसाब से? देखिए, किसने ऐसी बात कही, कहाँ से कहा जा रहा है, कौन ऐसी बात कह रहा है, इसका कौन संज्ञान ले रहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा जी। देखिए, पोल स्ट्रैटेजी पार्टी बनाती है, पार्टी अपने हिसाब से बनाती है। हमारे वरिष्ठतम नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़ा चेहरा है पार्टी का। पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित भाई जी भाई साहब वहाँ के हैं, गुजरात के हैं। वो पोल स्ट्रैटेजी में किसको कहाँ जाना है, कहाँ पर किसका रैली होना चाहिए, वो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन ये कहना आज के दिन में गलत होगा कि वे 50 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री, शायद ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि 15 से 17 रैली करेंगे जी। तो आप ये बता दीजिए कि 15 से 17 खबर रैली वाली खबर सही है या 50 से 70 वाली रैली खबर की जो रैली की खबर है वो सही है? आप कहां पर हैं या दोनों को खारिज कर रहे हैं आप? देखिए, मैं
देखिए, मैं दोनों को मैं खारिज कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए कि ये स्ट्रेटेजी जो है वो पार्टी बना रही है, और पार्टी के बनाने के हिसाब से जब प्रधानमंत्री को जहाँ जाना होगा वो जाएंगे। लेकिन इस तरह की अटकलें जो है सिर्फ कांग्रेस या उस तरह की अपोजिशन पार्टीज लगा रही है जिनको लग रहा है कि वहाँ खुद कमज़ोर हैं, लेकिन किसी तरह वो मीडिया में सुर्खियाँ बनाए रखना चाहते हैं और हमारी पार्टी को किसी तरह से लोगों के खिलाफ सामने एक बुरा नाम देने की कोशिश करते हैं। जी, आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कोशिश है या क्या है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। आलोक जी, आप समझा दीजिए, 15 से 18 चुनावी रैलियों का जिक्र पहले था, अब 50 से 70 का जिक्र हो रहा है। ये कांग्रेस करवा रही है या वाकई में ऐसा होने वाला है? जफर इस्लाम साहब तो कुछ और फरमा रहे हैं, आप बताइए। देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही बात है निधि जी, बिल्कुल सही बात है कि वो 70 रैलियां करें, 170 रैलियां करें। इस बार बीजेपी की ज़मीन वहाँ से खिसक चुकी है, इसीलिए आपके पास जो आंकड़ा आया है कि 15-20 से वो 70 बढ़ गया है। और मोदी जी 70 रैली नहीं करेंगे तो बताइए वहाँ पर जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट इन्होंने लगाए थे उनके बारे में समझाएगा कौन? अब गब्बर सिंह टैक्स को गुजराती में जाके समझाएगा कौन? जो इतना 22 साल में विकास किया उसको जनता तक पहुंचाएंगे कैसे? तो ये तो मोदी साहब ही कर सकते हैं ना, क्योंकि जुमलों की भाषा वो ही जानते हैं। सिलाई मशीन बांटनी पड़ रही है वहां पर, 1 करोड़ की मेंबरशिप दे रहे हैं वहां। लेकिन आलोक जी, आप भूल रहे हैं लोकसभा चुनाव 2014 का नरेंद्र मोदी ने 1, 2 या 50 नहीं बड़ी संख्या में चुनावी रैली की थी और कार्यक्रम किए थे, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी सबसे बुरी हार देखी थी। मेक इन चाइना जो बोट थी उसका इनॉग्रेशन किया, आलोक शर्मा कौन करेगा? मुख्यमंत्री तो इस लायक भी नहीं है। आलोक शर्मा साहब, 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कुल 5827 कार्यक्रम किए थे, जिसमें चाय पर चर्चा भी थी, रैली भी थी, रोड शो भी थे। और आप याद कीजिए 2014 के चुनावी नतीजे, आपकी पार्टी ने सबसे बुरी हार देखी थी। देखिए, मैं समझता हूं अभी थोड़े दिन पहले ही अनुराग जी 105 पंचायत कांग्रेस पार्टी ने वहां से जीती, और तमाम सुनने में आया था, तमाम चैनलों को ये भी कहा गया कि नहीं दिखाना है, न्यूज़ नेशन ऐसा नहीं करता है। लेकिन 22 साल जब इतना विकास किया है तो सिलाई मशीन बांटते घूम रहे हैं ये लोग। आज इतनी बुरी हालत हो गई है क्या? आप 70 कीजिए, आप 170 कीजिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से ज़्यादा बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर 3.5 साल में अपनी एक छवि बना पाए हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री को जो काम करने चाहिए थे वो सारे पीछे छूट गए, और बीजेपी के प्रचार मंत्री के तौर पर जो काम थे वो सब आगे आ गए। बिहार में कितनी रैलियां की थी? 50 से ज्यादा, 40 सीट आई वहां पर। आलोक जी, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े जी और अभिलाष खांडेकर जी। आप कैसे विश्लेषण करते हैं? बीते 40 दिन में 5 गुजरात दौरे प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, साल भर में 10 से ज्यादा जो है यहाँ पर दौरे पीएम मोदी के हो चुके हैं। ये कार्यकर्ताओं की गुजारिश पर हो रहा है, कार्यकर्ताओं की डिमांड है, या फिर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, सीधी बात है कि जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया उसको इस पे जोड़ के नहीं देखा जा सकता। उसका एक कारण है, तब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री है जी। देश के प्रधानमंत्री के पास 120 करोड़ का ये देश चलाने के लिए बहुत कम समय होता है। ऐसे में अपने गृह राज्य में, जहाँ पार्टी के अध्यक्ष भी वहीं से है, 25 साल से एक विकास का मॉडल वो लगातार बेच रहे हैं, और उस विकास के मॉडल पे पूरे देश ने उनको साथ दिया। इतना सब कुछ गुजरात में अच्छा होते हुए यदि जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ रोड शो करने की बात आती है, तो एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मुझे यह दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी फैक्टर है। जो बोला उसका डिलीवरेंस नहीं है, कहीं ना कहीं जमीन हिलती नजर आ रही है, इसीलिए फोकस गुजरात ये ज्यादा चल रहा है। खांडेकर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तर्क हो सकता है कि बुलेट ट्रेन अगर अहमदाबाद से चल रही है तो रोड शो अहमदाबाद में होगा, बलिया में तो होगा नहीं, तो दिक्कत क्या है इसमें? सवाल रोड शो नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, सवाल रोड शो करने का नहीं है। इस देश में आजाद होने से आज तक कौन से विदेशी प्रधानमंत्री का रोड शो किसी इनॉग्रेशन में हुआ, ये बता दे देश। ठीक है, अभिलाष खांडेकर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं? और राजनीति में क्या इस बात पर कि एक समय सीमा होनी चाहिए, क्या इसकी एक सीमा तय होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री इतनी रैलियां कर सकते हैं, किस राज्य में कितने जा सकते हैं? नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि इस तरीके की कोई सीमा तय होना चाहिए, क्योंकि हम प्रजातंत्र में हैं, और यदि मोदी जी का गुजरात पर प्रेम है, वहाँ के विकास मॉडल को उन्होंने देखा है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ये ऐसा मौका आ रहा है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री न होते हुए वहाँ पर
वहाँ के चुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी ये चिंता होगी कि जो पिछली बार 2012 में जो सीट्स उन्होंने जीती थी उससे ज़्यादा सीट दिखाई, क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री का कोई अस्तित्व तो दूर से नज़र नहीं आता है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने अपने कंधों पर जवाबदारी ली है, 50 रैलीज लेंगे, 70 रैलीज करेंगे, ये अपना उनका निर्णय है जी। ये देखना जरूरी है कि उनकी इस रैलीज के समय पर वो प्रधानमंत्री होने के नाते जो दूसरे देश के दूसरे राज्यों के विकास या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो मुद्दे हैं वो कहीं पिछड़ नहीं जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस प्राइम मिनिस्टर को एक ही स्टेट पर करना ये शायद पहली बार अजूबा लग रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन साहब तर्क तो ये भी दिया जाता है खांडेकर सर कि देखिए बिहार चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां करने में कोई कमी नहीं रखी। पर इतनी 70 रैलियां थोड़ी करी थी बिहार में उन्होंने जी। वो गुजरात उनका राज्य है, वो जितना चाहे उतना जा सकते हैं। और यदि आपने देखा होगा कि पिछले बार देश में जब ये बात चल रही थी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में किए जाएं, लगभग उसी समय हिमाचल प्रदेश के चुनाव की चुनाव आयोग ने घोषित करी और गुजरात को विभिन्न कारणों से टाल दिया। उसके बाद मोदी जी 2-3 बार वहां होके आए हैं और वापस जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है, या उसके बाद जो 2 मुख्यमंत्री बदल गए वहाँ पर उनकी लीडरशिप पे शायद उनको अभी इतना भरोसा नहीं हो, या राज्यसभा के चुनाव में यदि अहमद पटेल वहाँ से जीत कर आते हों तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी होगी। तो आई डोंट थिंक ही वांट्स टू लीव एनीथिंग टू चांस। जी आलोक शर्मा जी क्या कह रहे थे आप? मैं केवल ये कहना चाहूँगा, खांडेकर साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सम्मानीय हैं, लेकिन खांडेकर साहब के वो गुजरात उनका राज्य है, अब उनका गुजरात राज्य नहीं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं जी। लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वो प्रचार मंत्री के तौर पर चले जाते हैं। आप बताइए उड़ीसा में कितनी बार गए, कर्नाटक में 3.5 साल में कितनी बार गए, तमिलनाडु में कितने मुहूर्त किए हैं उन्होंने। यहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ जाकर अब रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर देते हैं। अभी मैं न्यूज़ नेशन चैनल पर देख रहा था कि मोदी साहब की गर्जना देखनी पड़ेगी। गर्जना ही गर्जना देख रहे हैं, बरसेंगे कब? लेकिन कहावत है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। राहुल गांधी बार-बार अमेठी क्यों जाते हैं? कानपुर और बलिया क्यों नहीं जाते? पूरे नहीं हुए। आलोक शर्मा साहब, राहुल गांधी बार-बार अमेठी ही क्यों जाते हैं? कानपुर या बलिया क्यों नहीं जाते हैं? अपने संसदीय क्षेत्र में जाना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन जिस राज्य में राजनीति है वर्षों तक वहां जाने में दिक्कत है। आलोक शर्मा साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे दिक्कत क्या है इस बात में। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बाद में पार्टी बताती है इन तमाम आंकड़ों को। अगर गुजरात में भी 50 बार जाते हैं या 20 बार जाते हैं, दिक्कत क्या है आपके हिसाब से? आपको देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय के आंकड़े और तमाम आरटीआई के जो जवाब आए हैं कि उन्होंने कब कब प्राइवेट चार्टर्ड से कहाँ कहाँ भ्रमण किया, वो एक अलग चैप्टर है। हम तो कह ही रहे हैं वो विदेश भ्रमण मंत्री हैं, भाजपा के प्रचार मंत्री हैं। एक हफ्ता बता दीजिए जब उन्होंने दिल्ली में शांति से बैठकर कोई पॉलिसी के ऊपर काम किया हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप 170 रैलियां कीजिए ना, गुजरात उसके बाद भी आप हारेंगे। दिक्कत यहाँ पर ये होगी, मैं आऊंगा साहब आपके पास, लेकिन आलोक जी सवाल फिर आपकी पार्टी से भी पूछा जाएगा कि राहुल गांधी कितनी बार जा रहे हैं गुजरात में, राहुल गांधी कितनी बार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और क्या राहुल गांधी के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा इसी तरीके का? ठीक है, राहुल गांधी अनुराग जी, राहुल गांधी एक पार्टी के उपाध्यक्ष हैं जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश जीएसटी से, गब्बर सिंह टैक्स से करहा रहा है। नोटबंदी में जो बड़े बड़े कड़वी दवाइयां मोटी मोटी दे रहे हैं उससे पूरे देश के पेट में दर्द है। अरे भाई उसका इलाज ढूंढना चाहिए, केवल ये नाक की लड़ाई नहीं बननी चाहिए कि उस राज्य में जफर इस्लाम साहब चाहिए। आलोक जी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी को कि हरियाणा में मोदी सरकार गुजरात में 20 बार जाए या 50 बार। अरे भाई देश को संभाल लीजिए, देश ने आपको मैंडेट दिया है। क्या आप कांग्रेस पार्टी के स्तर से 500 बार जाए गुजरात हारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को? जफर इस्लाम साहब देखिए उनका अगर वो ऐसा कहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो अच्छी बात है, उनको फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी कितने इनॉग्रेशन किए जरा वो भी बता सुन लेते हैं आलोक जी। एक मिनट जरा आलोक जी, आपने बोल दिया, आप सुन लीजिए। अच्छा सुन लीजिए, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ना
ये परेशान है। अब ये जीएसटी को अलग अलग नाम से पुलाना शुरू कर रही है, जबकि हम भी कह सकते हैं कि भाई वैट जो है वाड्रा एडेड टैक्स है, जो सर्विस टैक्स सोनिया टैक्स है, जो आप लोगों ने सब इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो अच्छा इस तरह की घटिया बात जो है वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। बट बहरहाल मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे पे आता हूँ, देखिए गुजरात नहीं, बार बार आप जो कह रहे हैं फिर भी इधर-उधर मुद्दे पे आता हूँ। देखिए जहां तक गुजरात का सवाल है, सुन लीजिए, जहां तक गुजरात का सवाल है, इनको परेशानी है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है कि गुजरात में ये सारे अटकलें लगाते हुए, सारे ढकोसले करते हुए, गलत प्रचार करते हुए, झूठ बोलते हुए राहुल गांधी, उसके बावजूद उनकी जगह जो है धीरे धीरे घसकती जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 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 कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, देखिए प्रधानमंत्री को आप जो भी कहिए, प्रधानमंत्री ने जितनी लोकप्रियता हासिल की है देश में, आपके ना तो किसी इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है जो इस तरह का आप कितनी भीड़ आती है सारा पता चल जाएगा आप लोगों को। गुजरात अरे भाई जमीन खिसक चुकी है गुजरात की भाई, और प्रधानमंत्री वास्तव में जादूगर है। इसी खुशी में, इसी भ्रमण में रहिए आप। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना को लगता है कि राहुल फैक्टर का गुजरात में असर हो सकता है, तो वहीं बीजेपी शिवसेना की बातों को सिरे से नकार रही है, सिरे से खारिज कर रही है। सुनिए जरा। जिस प्रकार से राहुल गांधी प्रचार में उतरे हैं और जुटे हैं, लोग उनके सुनने के लिए भीड़ भी आती है। वो अगर देखे तो राहुल गांधी का नेतृत्व बन रहा है, कांग्रेस पार्टी को एक नेता लीडरशिप मिल गई है और राहुल गांधी नेतृत्व कर सकता है, यही हमने कहा है। उसका मतलब ये नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गया, राहुल गांधी ने मोदी जी को चैलेंज दिया है, ये तो नहीं है। लेकिन 3 साल पहले वाली बात नहीं रही है राहुल गांधी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी। देखिए राहुल गांधी इस देश के अंदर मजाक का विषय हो गए हैं और कुछ भी टिप्पणियां हो रही है, मेरा ख्याल है उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं है। सर संजय राउत के कमेंट को कैसे देखते हैं सर? संजय राउत है, शिवसेना के शेर हैं, वो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। तो चलेंगे अपने हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वानखेड़े जी और खांडेकर जी। खांडेकर जी, अपनों का वार और ये जो विश्लेषण राहुल फैक्टर का है, पहले जैसी बात नजर नहीं आती, तो बात कैसी आप समझा दीजिए। नहीं, मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है कि शिवसेना को राहुल गांधी के प्रति क्या ऐसी वो सिंपैथी हो रही है जो उसके बारे में वो कह रहे हैं। रही बात गुजरात की, और यदि राहुल गांधी वहाँ जाके पिछले वक्त जितनी बार कांग्रेस की जितनी सीट्स आई थी उससे यदि कुछ इजाफा होता है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी का कद बढ़ेगा जी। और मुझे लगता है कि गुजरात चुनाव आने तक उनको शायद वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, तब तक के लिए उसमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। बात मूल घूम फिर के ये आ रही है कि गुजरात में बीजेपी इतने साल से जो सत्ता में है वो क्या एंटी इनकम्बेंसी या विकास के मॉडल को लेकर सामने आ रही है, इतनी चिंता के विषय क्यों है जी। चुनाव को चुनाव की गंभीरता से हमेशा लेना चाहिए और राजनेता। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जब यूपीए की सरकार थी तो हमारे पास में 24/7 मतलब 24/7 का जो प्राइम मिनिस्टर था वो मनमोहन सिंह उस तरीके के पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जी। मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो पूरी राजनीति को वो बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए शायद हमको ये लगता होगा कि वो उनका चुनाव का प्रचार का ढंग या कुछ अलग है, गुजरात कुछ अलग है, इसलिए थोड़ा सा उसमें नवीनता दिख रही है। लेकिन कोई भी राजनेता किसी भी चुनाव को गंभीरता से न ले तो वो राजनेता जो सीजन राजनेता है वो नहीं माना जाता है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं आपकी नेतृत्व पर। आपको लगता है कि गुजरात चुनाव से पहले शिवसेना की तरफ से ये बयान मुश्किलें बढ़ाता है आपकी? नहीं, देखिए मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत तो आपको ही मालूम है कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी के लीडरशिप लोकप्रिय है, किसका जनाधार बढ़ रहा है, किसका जनाधार घट रहा है, कौन सी पार्टी सिमट रही है। अब जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, अब उनकी खुद की पार्टी 3 साल से इस फैसले को नहीं कर पा रही कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए नहीं बनाया जाए। खुद पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ है, लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं उन पे, उनकी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस नहीं। वो कर रहे हैं जो सरकार में आपके साथ हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि लोग अलग अलग चश्मे से अगर लोग देखें
कोलिशन पॉलिटिक्स में मैं उसका धर्म निभाता हूं और उसका पालन करता हूं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा अपने कोलिशन पार्टनर के बारे में। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि राहुल गांधी की पार्टी या खुद की पार्टी भी अगर देखे तो देखेंगे उनका जनाधार कम होता जा रहा है। और अगर जिनके बारे में कह रहे, जिस पार्टी के बारे में कह रहे, उसी का जनाधार बढ़ रहा है। पिछले दिनों में इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, उसके नतीजे देख लीजिए। आगे आने वाले, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, गलतफहमी रह गई हो तो आगे आने वाले गुजरात इलेक्शन में सबका मुंह बंद हो जाएगा। आलोक शर्मा साहब, तो इस तरह से चाहे आप कोई भी हथगंडे अपना ले, कांग्रेस के, ठीक है आलोक शर्मा साहब, कांग्रेस कोई भी हथगंडे अपना ले, किसी तरह का भी हथगंडे अपना ले, गुजरात में इस बार के ऐतिहासिक जीत होगी, 150 सीट से ज्यादा जाएंगे। फहमी तो नहीं है। 2012 और उससे पिछले 3 विधानसभा चुनावों में आपका वोट शेयर 10% कम था भाजपा के मुकाबले, सीटें आधी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में आप गुजरात में खाता तक नहीं खोल पाए। 26 की 26 सीटें गुजरात में भाजपा ने जीती और 60% से ज्यादा वोट मिला। फिर भी आप उम्मीद जता रहे हैं 3 साल बाद कि गुजरात में सत्ता पर आप काबिज हो जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि 3 वर्षों में जो जादूगर का सामान था ना, जो टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे और टेबल के पीछे रखा था, वो देश की जनता ने देख लिया है कि जादूगर किस तरह से 2 कबूतर के 4 कबूतर बना रहा था, 4 कबूतर के 5 कबूतर बना रहा था। अभी तो देखिए जादू के और फंडे भी आएंगे। जब जादूगर जादू दिखाता है तब तो अरे भाई, आपके प्रधानमंत्री जब आपके टाइम में तो कुछ बोलते भी नहीं थे। जादूगर का जादू फेल हो, आपको तकलीफ यही है। मुझे केवल ये बता दीजिए कि वहां पर छोड़ के सभी पार्टियां, सभी लोग, देश की जनता चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो आलोक जी, आपने लेटेस्ट सर्वे देखा है कि नहीं? आलोक जी, वर्षों में गुजरात सर्वे देखा कि नहीं? गुजरात की वास्तविकता 85% देश की जनता चाहती है मोदी जी की लीडरशिप। मुझे केवल ये बताइए कि पिछले 3.5 वर्षों में 2 मुख्यमंत्री बदले, राहुल गांधी से एक भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर आप चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो बीजेपी बहुत दयनीय स्थिति में। हाँ, इतना जरूर है कि मोदी जी का जादू जो था वो चला था, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन अब जादूगर के सारे उपकरण जो थे वो सामने आ गए। मोदी जी ने तो 2 महीने में मंगलयान बना दिया था। मंगलयान वो अहमदाबाद से ट्रेन में रख के लाए थे। अब वो तो 2 घंटे के अंदर 50,000 गुजरातियों को केदारनाथ जब वो विपदा आई तो वहां से बचा लिया था। लेकिन आज हालत यह है कि यहाँ पर अभी दोनों ही पत्रकार जो हैं, अशोक जी भी महाराष्ट्र से हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस में क्या हाल रहा है बीजेपी का। नांदेड़ में अभी 47 में से 41 सीटें बीजेपी हारी है। तो डमी और रबड़ स्टैंप जो मुख्यमंत्री मोदी जी वहां पीछे छोड़कर आए थे, उन्होंने गुजरात का पूरा बंटाधार कर दिया है। आज उनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रही है। आज वो ये गुजराती में गब्बर सिंह टैक्स को भी गुजरात के रण में राहुल गांधी के फैक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं। मोदी साहब को मुझे आलोक जी ये बताइए, आलोक जी सुन लेते हैं, वानखेड़े जी को भी सुन लेते हैं। मुझे सुन लीजिए आप, मुझे आलोक जी देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, एक प्राइम मिनिस्टर था जो बोलता ही नहीं था और एक प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ बोलता है। आलोक जी, ये फर्क है जी। रही महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र की जो चुनाव की बात इन्होंने कही, बाकायदा जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं उसमें ग्राम पंचायत के चुनाव कोई सिंबल पे लड़ाई नहीं जाते और सभी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि हम जीते हैं। एक इंडिकेशन है नांदेड़ का जिसने बता दिया है कि बीजेपी का वहां थोड़ा स्लाइडिंग हुआ है। रही बात राहुल गांधी की, यदि आपने ठीक से राउत का स्टेटमेंट देखा हो तो वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी एक नेतृत्व तैयार हो रहा है। जी, राहुल गांधी जो पिछले 3 साल पहले थे और आज गुजरात में जो बोल रहे हैं उसमें हम सभी को फर्क दिख रहा है। यदि वो फर्क नहीं होता, कैलाश विजयवर्गीय भले ही कहे कि वो इस लायक है ही नहीं, वो जोक बन चुके हैं, लेकिन जिसको आप जोक कहते हो उसके हर स्टेटमेंट के लिए आपको एक कैबिनेट मंत्री खड़ा करना पड़ता है उसका काट करने के लिए। राहुल गांधी इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राहुल गांधी इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि उनके हर सवाल पे जवाब देने के लिए मंत्रालय की पूरी फौज लगती है। ये राजनीति है, आप किसी को अपोजिशन में सीरियसली नहीं ले सकते, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यदि गुजरात में 25 साल से लगातार विकास किया हो, मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता को इतना नॉलेज तो है, इतनी मूर्ख नहीं है गुजरात की जनता कि जो हुए विकास को नकार दे। यदि गुजरात में विकास हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी को तो वहां चुनाव वन वे स्वीप कर लेते। ठीक है, अभिलाष खांडेकर साहब, राहुल गांधी की गुजरात में सक्रियता, शिवसेना के द्वारा राहुल गांधी की तारीफ, क्या ये मान लेना चाहिए कि गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 दशक के बाद सत्ता से बाहर आने वाली है, या ये माना जाना चाहिए कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती दे रही है? ये मैं मान सकता हूँ कि कांग्रेस एक थोड़ी सी अलग तरीके की चुनौती पेश कर सकेगी वहाँ पर, अभी कुछ समय और है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी
जैसा कि बाकी मित्र लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी या ऐसा, तो मुझे नहीं लगता है जी। और निश्चित रूप से कोई निगेटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं जिसी के कारण प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रैलीज का प्लान बीजेपी बना रही है। अमित शाह बार बार वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुजरात इनके बिल्कुल प्रेस्टीज पॉइंट है और वहाँ पर वो पहले से बोल चुके हैं कि पिछले 2012 के चुनाव से ज़्यादा सीट्स लाने की बात कर रहे हैं जी। वो देखने का पॉइंट है कि क्या कांग्रेस 60-61 जो सीटें जीती थी उसको 75 के ऊपर ले जाएगी या भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो 3/4 मेजॉरिटी से जीत के आएगी। जी जफर इस्लाम साहब, हालांकि आपने चर्चा की शुरुआत में पूरी तरह से क्लियरली डिनाई किया था कि मैं इन आंकड़ों को, जो 15 से 18 रैलियों का आंकड़ा है उसको डिनाई करता हूं, 50 से 70 रैलियों के आंकड़े को डिनाई करता हूं, लेकिन क्या आप इस बात को भी डिनाई करते हैं कि धरातल पर जो लगातार जो असर है राहुल गांधी फैक्टर का वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आपके अस्तित्व पर, जो बीजेपी की सरकार वहां पर है और जो लगातार आप सत्ता पर काबिज रहे हैं, उस पर इंपैक्ट डालेगी? छटपटाहट को आप नकार नहीं सकते हैं। छटपटाहट तो दिख ही रही है। जफर इस्लाम साहब, एटलीस्ट बीजेपी कैंप में कोई छटपटाहट नहीं, बीजेपी कैंप में कोई छटपटाहट नहीं, हमारे पार्टी में कोई छटपटाहट नहीं। हम जो पहले से कह रहे हैं कि हमारा इस बार बढ़ेगा और हम आप देखिए बहुत सारे सर नहीं, बहुत सारे सर गांधी को मिलने जाता है। एक सेकंड, मैं एक सवाल कह रहा हूँ। 2 दिन तक आपके डिप्टी मिनिस्टर से लेकर सारे लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। अरे विकास की बात करिए, कौन किसको मिलता है, क्यों मिलता है, ये बात अरे भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मिलने जाता है वाकई 2 दशक के बाद कांग्रेस गुजरात के चुनाव में सत्ता पर काबिज हो जाएगी? सवाल इसको लेकर भी है।